UNFCCC का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसे एक समझौते के तौर पर समझना चाहिए। इस पर अभी तक 197 देशों के हस्ताक्षर हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस पूरे फ्रेमवर्क का ये उद्देश्य है कि जिस तरह से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसे नियंत्रित करने का ये पूरा एक प्रयास है। कॉप UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। इस वक्त कॉप में 192 पार्टीज हैं। कॉप 27 पर दुनिया की नज़र है और ये नज़र क्यों है, इसका क्या महत्व है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में मौसम के लिहाज से ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिससे पर्यावरण को लेकर के खासा नुकसान हुआ है। दुनिया भर में अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र से लेकर अंटार्कटिका तक जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है वो खास तौर से चिंताजनक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, प्रदूषण और जंगल की कटाई सहित वो सभी भयानक चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से धरती के तापमान में वृद्धि हुई है। अगर हम सूखे की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान से ये बताया जा रहा है कि हर साल 55 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही बेमौसम बरसात, बाढ़ जैसी घटनाओं की भी वजह क्लाइमेट चेंज ही है। इसी वजह से दुनिया के तमाम देशों की नज़र COP27 समिट पर है और उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में क्लाइमेट को बचाने के लिए मंसूबे तैयार किए जाएंगे। मगर क्या ऐसा हो पा रहा है, ये एक अहम सवाल है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट में सम्मेलन की मेज़बानी करने को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। कुछ मानवाधिकार समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने उन्हें सम्मेलन में हिस्सा लेने से रोक दिया है क्योंकि वो सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हैं। हमने देखा है कि ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट को भी पहले की सरकारों ने रोका था और उन्हें इन समिट्स को एक्सेस करने की अनुमति नहीं मिली थी। इस बार ग्रेटा थनबर्ग ये समिट अटेंड नहीं कर रही हैं। उनका ये कहना है कि COP27 को ग्रीन वॉश किया जा रहा है, यानी कि लॉबीज का और सरकारों का इसमें एक बड़ा रोल है। एक तरह से ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिनका ज़मीनी स्तर पर कोई असर नहीं हो रहा है और इसीलिए उन्होंने COP27 को अटेंड करने से इनकार किया है। COP27 में कार्बन उत्सर्जन, अनुकूलन और क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। COP27 से पहले भारत की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये कहा था कि भारत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए विकसित देशों से जलवायु वित्त और उसके साथ साथ क्षमता निर्माण के मामले में कार्रवाई की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि हमें COP27 में क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण पर कार्रवाई की उम्मीद है और देशों द्वारा पर्याप्त वादे किए गए हैं लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी बीच चीन ने यह कहा है कि वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस दशक के आखिर तक 70 अरब पौधे लगाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि दुनिया में बढ़ते तापमान को रोकने के लिए विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को इससे कई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि दुनिया भर में बेहाल क्लाइमेट चेंज से ऐसे में 18 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में क्या तरह के सुधार करने के लिए अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं, किस तरह के प्रावधानों का एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। जब हम COP27 की बात करते हैं तो एक चीज़ जान लेनी बहुत ज़्यादा अहम बन जाती है। वो ये है कि जो चर्चा चल रही है ग्लोबल टेम्परेचर्स पर, यानी कि दुनिया भर में जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी इंक्रीज़ हो रही है, उसको किस तरह से कंटेन करने के मेथड्स देश भर के जो लीडर्स, दुनिया भर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचे हैं वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। अगर हम IPCC की रिपोर्ट की बात करें तो पिछले साल की IPCC की रिपोर्ट ने एक
एक दावा किया था कि अगर दुनिया भर का तापमान 1.7 यानी कि 1.7 से 1.8 डिग्री तक अगर बढ़ेगा तो बड़े स्तर पर लोग प्रभावित होंगे और उसके साथ साथ उनकी जीवन शैली एक्सपोज हो जाएगी, जो कि आगे थ्रेटन हो सकती है और जीवन शैली को बड़े स्तर पर रिस्क्स हैं। तो ये पूरा एक अनुमान था जो आईपीसीसी ने लगाया था। इसीलिए लगातार जो दुनिया भर के लोग हैं, जो कॉप पार्टीज हैं, वो लगातार एक प्रयास कर रही है कि 1.5 डिग्री तक इस पूरे तापमान के इंक्रीज को लिमिट किया जा सके और ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन लिमिट किया जा सके, ताकि इतना बड़ा जो खतरा हमारे आने वाली नस्लों को है, उसके साथ साथ हमारी जीवन शैली को है, हमारे एनवायरनमेंट को है, उसे किस तरह से टाला जाए। तो ये बड़े सवाल हैं जो फिलहाल कॉप में चर्चा का विषय बने हुए हैं, मगर देखना यही है कि किस तरह से कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जाएगा और किस तरह का रुख लेगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इस साल। यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स हमारे जैसे माएँ और एक डेलीगेशन आए हैं जो लीडर्स से दबाव डालने के लिए कि बच्चों को अपनी हर डिसीजन में पहले रखें। किड्स फर्स्ट है, जो ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का इस टाइम फ्यूचर बहुत ख़तरे में है और हमें उसके लिए बहुत ज़रूरी एक्शन चाहिए जो काफ़ी हद तक मिसिंग है। पूरी दुनिया में ग्लोबली ये प्रॉब्लम है एंड इसीलिए पेरेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है, लीडर है, वो भी पेरेंट हैं और जो सिटीजन्स हैं वो भी पेरेंट्स हैं। सो इस करके इसमें तो कोई फ़र्क होना ही नहीं चाहिए सोच में, एंड यही बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारे डिमांड्स में काफ़ी ज़रूरी डिमांड है कि WHO की गाइडलाइन को अपडेट करने के लिए एक मांग है पेरेंट्स की। ये हमारी कंट्री में भी जो WHO गाइडलाइंस हैं इंडिया में वो रिवाइज़ नहीं है, वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सेहत को और प्रदूषण को इकट्ठा नहीं, एक तरीके से इकट्ठा नहीं देखेंगे तो कभी भी उसका हल नहीं निकलेगा। सो बेसिकली जो इस साल का कॉप है, COP27, वो काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी नो दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट it's no longer a future threat, right? So we have been witnessing the extreme weather events and climate crisis from last many years in form of cyclones, floods, heat waves and droughts. पिछले साल जो आईपीसीसी की रिपोर्ट पिछले साल से जो आ रही है सीरीज में, वो लगातार इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरह से जो लोग हैं और जो हमारा नेचर है उस पे ऑलरेडी there is a huge impact happening on people and communities, especially the most vulnerable and marginalized communities are facing the brunt of climate crisis in global south countries, including India. अगर हम देखें कि किस तरह से, अगर एक मतलब डेटा की भी बात करें तो almost out of 4 people, like out of 10 people, 4 people are living in highly vulnerable climate change situation. So it's very clear that we entered in a very critical decade, and the next 10 years are going to be very crucial to cut down the emissions and protect our nature. At the same time, also we have to prepare for the climate crisis, which we can't prevent. So basically, IPCC also mentioned that no matter how much we will do to achieve the 1.5 degree Celsius temperature, still the climate change, there will be a climate impact of climate change on communities and people. So we have to also work on adaptation plan for our communities, and we have to support them. And then another thing is there are several reports which are indicating that even all these countries which has pledged net zero and other climate related goals, even if we will achieve that ambitious targets, still the temperature will be exceeding the 2 degrees Celsius and it will be reaching to 2.4 degrees Celsius. So definitely the world leaders are failing us on climate actions, and every year, especially in the COP kind of platform, they are just using it
to make more announcements and they are not doing anything on ground. So ये एक बहुत बड़ा रियलिटी है, और उसमें खास करके इंडिया का जो पोजीशन है वो काफी दिनों से इस बात को लेकर है कि इंडिया हैज बीन आस्किंग द डेवलप्ड कंट्रीज टू गिव द लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट फाइनेंस फॉर लॉस एंड डैमेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे हैव बीन इमिटिंग मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सो they should be responsible, accountable for giving climate finance to low income groups, low income countries, so that they can support their communities to adopt the climate impacts, right? But at the same time, what India is not talking about is within the country they need to do a lot, because हमारा जो we have like 7,500 kilometer का coastal lines, and if you see the impact of climate change happening in these coastal lines, it's huge. Like people are losing their livelihoods, their homes. There is increase, like the climate related migration also has been increasing for last many years. So that means like we need to support our communities who has been facing the brunt of climate change. But at one point, like on global scale, India is talking about loss and damage and all, but they are not providing enough support to communities to help them cope up with the climate change. So I feel like बहुत जरूरी है कि इंडिया को इसमें एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए. India should take a leadership and show that how like while they have been asking for they have been demanding that rich countries accept responsibilities for their historic emissions and pay a fair price. At the same time, they should also respond to the destructive impacts of climate change within the country, right? It needs to ensure that it is taking enough action to support communities that are already bearing the brunt of the crisis, and also take necessary steps to decarbonize their economies. और इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि जब भी हम climate change की बात करते हैं तो always we like the main focus we give to climate mitigations, right? But it is a high time to also talk about the climate adaptations policies, because only like yes, it is very important to transition, like we need to have a just transition in energy sector and things like that. We need to build more solar capacity and all those things, but at the same time we also need to like develop a plan for adaptations in India. Yeah. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।